प्राचीन भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर अरावली की पहाड़ियों की गोद में रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। कभी यह गांव अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इंद्रदेव की बेरुखी ने इसे वीरान बना दिया था। धरती फट चुकी थी, कुएं सूख चुके थे और मवेशी चारे की तलाश में भटकते भटकते दम तोड़ रहे थे। इसी गांव के अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में किसान माधव रहता था। माधव कभी एक संपन्न किसान था, लेकिन सूखे और महाजनों के कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उसके जीवन में अब केवल चिंता और अभाव शेष थे। लेकिन इस घोर अंधकार में भी उसके घर में 3 दीपक जल रहे थे। उसकी 3 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी का नाम था रत्ना। वह नाम की तरह ही अनमोल थी। घर की जिम्मेदारी उसने मां की तरह संभाल रखी थी। स्वभाव से शांत और गंभीर रत्ना में गजब का धैर्य था। मझली बेटी थी चंपा। वह रूपवती थी और कला में निपुण। टूटे हुए बर्तनों पर चित्रकारी करना और वीरान दोपहर में लोकगीत गुनगुनाना उसे पसंद था। उसकी आवाज में एक जादू था जो सूखे की मायूसी को कुछ पल के लिए भुला देता था। सबसे छोटी थी गौरी। वह न तो रत्ना जैसी गंभीर थी, न चंपा जैसी सुरीली, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह निडर, बुद्धिमान और दयालु थी। वह अक्सर गांव के बीमार जानवरों की सेवा करती और अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, जहां अब धूल के सिवा कुछ नहीं था। माधव अक्सर अपनी बेटियों को देखकर सोचता, मैं इन्हें क्या भविष्य दे पाऊंगा। मेरे पास न धन है, न जमीन बची है। राजधानी विजयगढ़ में युवराज विक्रम सिंह अपने महल की खिड़की से दूर क्षितिज को निहार रहे थे। विक्रम एक न्यायप्रिय और वीर राजकुमार थे, लेकिन राजमहल की चाटुकारिता और विलासिता से उनका मन ऊब चुका था। मंत्री और दरबारी उन्हें केवल वही दिखाते थे जो सब अच्छा है, लेकिन विक्रम जानना चाहते थे कि उनकी प्रजा वास्तव में किस हाल में है। एक रात विक्रम ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए, एक साधारण यात्री का वेश धारण किया और अपने सबसे वफादार घोड़े पवन को लेकर चुपचाप महल से निकल गए। उनका उद्देश्य था राज्य का भ्रमण करना और सच्चाई जानना। कई दिनों तक विक्रम धूल भरे रास्तों, जंगलों और गांवों में भटकते रहे। उन्होंने देखा कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा सूखे की मार झेल रहा है। लोगों का दुख देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। यात्रा करते करते विक्रम रामपुर गांव के पास पहुंचे। दोपहर का समय था और सूर्य आग उगल रहा था। अचानक उनके घोड़े पवन का पैर एक गड्ढे में गया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। विक्रम भी घोड़े से गिर गए और उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। पानी की कमी और तेज धूप के कारण उनकी चेतना लुप्त होने लगी। तभी सूखी लकड़ियां बीनने जंगल आई गौरी की नजर उन पर पड़ी। एक घायल यात्री को देखकर वह घबराई नहीं। उसने तुरंत अपनी चुन्नी फाड़कर विक्रम के घाव पर पट्टी बांधी और पास के एक छोटे से स्रोत से, जहां थोड़ा बहुत पानी बचा था, पानी लाकर उनके चेहरे पर छिड़का। होश आने पर विक्रम ने अपने सामने एक साधारण लेकिन तेजस्वी कन्या को देखा। आप कौन हैं? और इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हैं? गौरी ने निर्भीकता से पूछा। विक्रम ने अपना असली परिचय छिपाते हुए कहा, मैं एक सिपाही हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। गौरी ने सहारा देकर उन्हें खड़ा किया। घोड़ा भी लंगड़ा रहा था। गौरी उन्हें अपने घर ले आई। माधव की झोपड़ी में आज केवल 2 रोटियां बची थीं। जब गौरी उस घायल सिपाही को लेकर घर आई तो माधव और उसकी बड़ी बहनों ने उसका स्वागत किया। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है, चाहे घर में खाने को हो या न हो। रत्ना ने बिना एक पल सोचे बची हुई रोटियों को पानी के साथ उबालकर एक गाढ़ा दलिया बनाया ताकि वह ज्यादा लगे।
चंपा ने झोपड़ी के एक कोने को साफ किया और वहां अपनी पुरानी गुदड़ी बिछा दी ताकि मेहमान आराम कर सके। गौरी ने जंगल से जड़ी बूटियां लाकर विक्रम के घाव पर लेप लगाया। रात को भोजन के समय माधव ने अपनी और अपनी बेटियों की थाली का हिस्सा विक्रम के सामने रख दिया। विक्रम, जो राजमहल के 56 भोगों का आदी था, उसने देखा कि परिवार खुद भूखा रहकर उसे खिला रहा है। उस साधारण भोजन में जो स्वाद और प्रेम था, वह उसे सोने की थाल में कभी नहीं मिला था। 3 दिन तक विक्रम वहां रहा। इन 3 दिनों में उसने तीनों बहनों के गुणों को परखा। रत्ना की त्याग भावना ने उसे प्रभावित किया। चंपा की कला और संवेदना ने उसका मन मोह लिया। लेकिन गौरी की बुद्धिमत्ता और सेवा भाव ने उसके दिल में जगह बना ली। चौथे दिन विक्रम का पैर ठीक हो गया। जाने का समय आ गया था। विक्रम के पास देने के लिए धन नहीं था, क्योंकि वह वेश बदलकर आया था, लेकिन उसने अपनी उंगली से एक साधारण सी दिखने वाली तांबे की अंगूठी निकाली। उसने वह अंगूठी माधव को देते हुए कहा, बाबा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं एक साधारण सिपाही हूँ, लेकिन अगर कभी आप राजधानी आएं, तो यह अंगूठी राजमहल के द्वारपाल को दिखा देना। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। माधव ने अंगूठी रख ली, यह सोचकर कि यह उस सिपाही की निशानी है। विक्रम ने जाते समय गौरी की ओर देखा। आंखों ही आंखों में एक मूक संवाद हुआ और वह अपने घोड़े पर बैठकर चला गया। 6 महीने बीत गए। बारिश हुई और गांव की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन माधव की गरीबी वैसी ही थी। अचानक एक दिन गांव में नगाड़ों की आवाज गूंजी। राजमहल से सैनिकों की एक टुकड़ी आई थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सेनापति ने घोषणा की, युवराज विक्रम सिंह का आदेश है। रामपुर गांव के किसान माधव और उनकी पुत्रियों को ससम्मान राजमहल लाया जाए। माधव डर गया। उसे लगा कि शायद उसने कोई अपराध किया है। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन गौरी ने पिता का हाथ थामकर कहा, पिताजी, डरिए मत। हमने सत्य और धर्म का पालन किया है। राजमहल पहुंचकर उन्हें दरबार में पेश किया गया। सिंहासन पर राजा नहीं, बल्कि वही सिपाही बैठा था जिसे उन्होंने अपने घर में पनाह दी थी, युवराज विक्रम। माधव और बेटियां यह देखकर स्तब्ध रह गए। विक्रम सिंहासन से नीचे उतरे और माधव के पैर छुए। पूरा दरबार हैरान था। विक्रम ने कहा, जब मेरे अपने राज्य के अधिकारी मुझे अंधेरे में रख रहे थे, तब इस परिवार ने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। इन्होंने खुद भूखा रहकर मुझे भोजन दिया। विक्रम ने घोषणा की, मैं इन तीनों बहनों के गुणों का सम्मान करना चाहता हूं। उसने रत्ना से कहा, देवी, आपका धैर्य और प्रबंधन अद्भुत है। मैं आपको राज्य की अन्नपूर्णा भंडार का प्रमुख नियुक्त करता हूं। अब से राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने चंपा से कहा, आपकी कला में जीवन है। मैं आपको शाही कला अकादमी का संरक्षक बनाता हूं। आप राज्य की लुप्त होती कलाओं को जीवित करेंगी। अंत में वह गौरी के पास आया। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने कहा, गौरी, तुमने मेरे प्राण बचाए और मुझे जीवन का सत्य दिखाया। तुम्हारे पास धन नहीं था, फिर भी तुम्हारा दिल एक रानी से बड़ा था। क्या तुम इस राज्य की कुलवधू और मेरी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करोगी? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने लज्जा और गर्व के साथ सिर झुकाकर सहमति दी। उपसंहार, न्याय का राज्य। गौरी और विक्रम का विवाह अत्यंत सादगी से हुआ, जैसा कि गौरी ने चाहा था। विवाह के बाद माधव का परिवार राजमहल में नहीं, बल्कि गांव में ही एक पक्के मकान में रहा, क्योंकि माधव अपनी मिट्टी नहीं छोड़ना चाहता था। गौरी के रानी बनने के बाद राज्य में कई बदलाव आए। उसने किसानों के लिए नहरें बनवाईं, स्कूलों की स्थापना की और स्त्रियों को रोजगार दिया।
वह महलों में रहने के बजाय अक्सर वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने जाती, वही सीख जो उसने अपने पति से और अपनी गरीबी से सीखी थी। यह कहानी आज भी उस गांव के लोकगीतों में गाई जाती है कि कैसे एक गरीब किसान की 3 बेटियों ने अपने संस्कारों से न केवल अपना भाग्य बदला, बल्कि पूरे राज्य का भाग्य संवार दिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।